हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज 12 अगस्त है और हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और ये आपका सेशन सीएपीएफ, सीडीएस और सिविल सर्विस तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हम लोग के आर्टिकल्स आते हैं उस आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी, और हम लोग अपने अपने एग्जाम के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम लोग ने सीएपीएफ माइलस्टोन प्रोग्राम रखा है टेलीग्राम में, जो आपका टारगेट बेस्ड रहेगा, जो आप डेली का टारगेट पूरा करेंगे। और इसका फीस 499 रखे हैं। ये आपका सीएपीएफ सीडीएस 2 तक 2027 तक वैलिड रहेगा। तो हम लोग करीबन यहाँ से एक साल तक का यहाँ पे प्रोग्राम है, तो ये सिर्फ 499 में आपको मिलेगा। तो जरूर से अवेल करें, आपके गाइडेंस के लिए आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा नंबर लाने के लिए। तो पहला आर्टिकल करेंगे, रसिया शेयर्स इन इंडियाज ऑयल इम्पैक्ट जंप टू 48% इन जून। तो आपको पता है कि हम लोग का ऑयल इंपोर्ट दो जगह से होता है, एक ईरान और एक रसिया के। तो अभी तो ईरान में ज़्यादा ऑयल आ रहा था, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम लोग अभी रसिया पे थोड़ा शिफ्ट हुए हैं। तो देखेंगे, पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। तो जून 2026 में इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में रसिया का शेयर बढ़कर 48% का रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अब अपनी आधी से ज्यादा क्रूड ऑयल जरूरत के लिए रसिया पर ही डिपेंड हो रहे हैं। यूएस सेनेट ने एक ऐसा बिल पास किया जो रसिया क्रूड एनर्जी के खरीदने वाले मेजर बायर पर 100% तक हेवी टैरिफ लगाने का प्रपोजल दिया है। इसका मेन एम रसिया ऑयल पर ग्लोबल सैंक्शन को स्ट्रिक्ट करना है और बायर पर प्रेशर बनाना है। जून 2026 का डाटा एक रिकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग आपका इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 2/3 अराउंड 66% हिस्सा सिर्फ रसिया और यूएई के मिलकर सप्लाई कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया का ऑयल सप्लाई बेस मोस्टली इन्हीं दो देशों पर कंसंट्रेटेड है। तो रसिया क्रूड ऑयल पर मिलने वाले प्राइस एडवांटेज पर काफी कम हो रहा है, जिसमें 2026 जून पर टन जो डिस्काउंट मार्जिन घटकर सिर्फ $10.6 रह चुका है, जिसमें इंडिया को रसिया ऑयल खरीदने पर मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट पे काफी कम हो रहा है। सैंक्शन के कारण आने वाली डिस्ट्रप्शन से बचने के लिए इंडिया शिप टू शिप ट्रांसफर का यूज कर रहे हैं। रेड सी और मिडल ईस्ट रूट को जरिए आपका ट्रांसफर करके इंडिया किसी सिंगल मरीन टाइम चोक पॉइंट का सैंक्शन अफेक्ट पॉइंट पर डिपेंड रहने के रिस्क कम कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस के दौरान इंडिया ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अपनी सप्लाई को रिसिलिएंट रखी है। ये कंपनी सिर्फली क्रूड ऑयल ग्रेड और शिपिंग रूट को बदल सकती है, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद देश के फ्यूल और एनर्जी सप्लाई में बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू हो रही है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया रसिया रिकॉर्ड क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन घटते डिस्काउंट और यूएस टैरिफ के थ्रेट के वजह से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इन रिस्क फैक्टर के निपटने के लिए इंडिया रिफाइनरी फ्लेक्सिबिलिटी, शिप टू शिप ट्रांसफर और जो अल्टरनेटिव रूट का स्मार्टली यूज कर रही है। अपनी एनर्जी और सिक्योरिटी को सक्सेसफुली मेंटेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, इंग्लिश इन इंडिया, अ लैंग्वेज दैट हैज लर्न इट्स प्लेस। इंडिया लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश को रिजेक्ट करना जरूरी नहीं है। इंडिया की रियल लिंग्विस्टिक स्ट्रेंथ मल्टी लैंग्वेज कल्चर को नेचुरल करने में है, जहां लोकल भाषाओं के साथ आपका साथ इंग्लिश भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। राजा राम मोहन, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी जैसे प्रोमिनेंट इंडियन लीडर इंग्लिश को स्मार्ट यूज किया था। उन्होंने इस लैंग्वेज को सोशल रिफॉर्म लाने में और एंटी कॉलोनियल जो नेशनलिज्म के वजह से ग्लोबली रेज करने के एक स्ट्रॉन्ग टूल बनाया।
कंस्टिट्यूएंटी असेंबली ने आपका हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन साथ ही इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और ऑफिशियल पर्पस के लिए रिटेन है, ताकि देशवासियों के बीच स्मूथ कम्युनिकेशन और गवर्नेंस बनी रहे। साहित्य अकेडमी इंग्लिश को एक इंडियन लिटरेसी लैंग्वेज की तरह ट्रीट करती है। आर.के. नारायण और अमिताभ घोष जैसे फेमस ऑथर ने इंग्लिश में लिखकर पोस्ट कॉलोनियल जो इंडियन कल्चर के वर्ल्ड वाइड इनरिच और ग्लोरीफाई किया है। सेंसस 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 1 to 9 मिलियन, मतलब आपका लगभग 13 करोड़ के लोग इंग्लिश बोलते हैं। इस ह्यूज नंबर की वजह से इंडियन दुनिया में सबसे बड़े इंग्लिश स्पीकिंग नेशन में काउंट होता है। यूनिक प्रोनाउंसिएशन, लोकल इडियम्स और कल्चर जो इंडियनाइजेशन के जरिए इंग्लिश में अब एक लेजिटिमेट मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज बन चुकी है। यह लैंग्वेज ग्लोबली कंसेप्ट होने और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रही है। कंक्लूजन में देखेंगे, इंग्लिश अब सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं बल्कि इंडियन का एक सोशल, लिटरेसी और ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन इंटीग्रेट पार्ट बन चुकी है। इंडिजिनियस लैंग्वेज के साथ इंग्लिश का अपना इंडिया को ग्लोबली कंपीट करने में एक बैलेंस और मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी बिल्ड करने में मदद कर रही है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, केस फॉर कंसेंसस। तो डिलिमिटेशन जैसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म पर लेजिस्लेटिव डिबेट के बाईपास करना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। इस तरह क्रूशियल इशू पर बिना डिस्कशन के आगे बढ़ने से अफेक्टिव कंसेशन बिल्डिंग का मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री और रीड्रॉ करने में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से बदल रही है। इसलिए प्रोसेस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी का होना और अलग अलग डिवीजन में स्टेक होल्डर को प्रॉपर फीडबैक देना बहुत जरूरी है। लोकसभा सीट के एक्सपेंशन को लेकर फैली मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए लेजिस्लेटिव एनहेंसमेंट के पहले ऑल पार्टी कंक्लूजन होना जरूरी है, ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक ब्रॉड अलाइनमेंट बन सके। पास्ट में 1976 और 2001 के डिलिमिटेशन डिसीजन अलग अलग रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्रॉस पार्टी यूनिमिनिटी और आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए गए थे, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया जैसे डाइवर्सिफाइड नेशन में सस्टेनेबल और आपका गवर्नेंस सिर्फ न्यूमेरिकल मेजोरिटी के बल पर नहीं चल सकती है, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कॉन्फ्लिक्ट आपस में बातचीत और कंसेशन रिसॉल्व करना जरूरी है। इलेक्टोरल रीडिस्ट्रिक्टिंग के वक्त आपका रीजनल और पॉलिटिकल डिफरेंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इस बैलेंस के मेंटेन करने के देश में फेडरल स्टेबिलिटी और नेशनल यूनिटी को सुरक्षित रखा जा सकता है। कंक्लूजन में देखेंगे, डिलिमिटेशन एक सेंसिटिव इशू है जो इंडिया के डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और फेडरल बैलेंस को डीपली अफेक्ट करता है। फोर्सफुल मेजोरिटी के बनाने, ट्रांसपेरेंट डिस्कशन, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट और ऑल पार्टी कंसेशन के प्रायोरिटी देखकर जो नेशनल यूनिटी और फेयर पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, डू नॉट राइट ऑबिट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ एक्ट। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि आज के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद इंटरनेशनल लॉ देश के बिहेवियर को गाइड करता है। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए देश के बीच चल रहे डिस्प्यूट और डिबेट को लीगल बाउंड्री के अंदर एड्रेस किया जा सके। ऐसा कंट्री जो किसी पर अटैक करती है तो वो अभी सेल्फ डिफेंस या यूएन चार्टर के हवाला देकर अपनी एक्शन को जस्टिफाई करती है। इसलिए ये पता चलता है कि कोई भी देश नेशनल लॉ और लॉ को ब्रेक करना मीनिंगलेस नहीं समझता। इंटरनेशनल एविएशन, सी रूट, ग्लोबल ट्रेड
पासपोर्ट वैलिडिटी और रिफ्यूजी के सिक्योरिटी जैसे डेली वर्क बिना किसी शोर के इंटरनेशनल लॉ को चुपचाप फॉलो करने के और स्मूथली पता चलता है। क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक और साइबर अटैक जैसे बॉर्डरलेस चैलेंज को निपटने के लिए हाई सिक्योरिटी और साइबर क्राइम कन्वेंशन जैसे स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल लीगल फ्रेमवर्क की सभी देश को स्ट्रिक्ट जरूरत है। रूल बेस्ड लीगल सिस्टम डेवलपिंग नेशन के मिलिट्री पावर के आगे झुकने के बजाय डायलॉग के जरिए राइट प्रोटेक्शन करने के चेंज देते हैं, उन्हें चांस देता है, और जिससे इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी एक्सपेरिमेंट से समझा सका, जो ट्रीटी से समझा जा सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट में पावर पॉलिटिक्स की वजह से कमियां जरूर है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि बड़े क्राइसिस में बाद लॉ और अडेप्ट रिफॉर्म किया जा सकता है। कंक्लूजन में देखेंगे, इंटरनेशनल लॉ परफेक्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबल ऑर्डर पर स्मूथ ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड और ग्लोबल चैलेंज पर निपटने के लिए कंट्री लॉ फॉलो और अडेप्ट करती है। इसलिए इंटरनेशनल लॉ कंप्लीटली फेल होने के बजाय लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे फ्लाइंग टू फ्रीडम। तो ये वल्चर के बारे में है, इंडियन वल्चर, जिसे आपका जिप्स इंडिकस ये आप नाम रखिएगा। एक क्रिटिकल इंडेंजर एवियन स्कैवेंजर है। इसके इस स्पीसीज के इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल के अंडर हाई लेवल की लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि इनकी पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। कर्नाटका के रामनंगा के लोकेटेड रामद्रबेटा वल्चर सेंचुरी वल्चर के लिए एक क्रूशियल नेशनल हैबिटेट है। यह जगह की बर्ड्स की नेचुरल ब्रीडिंग और कंजर्वेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक 6 मंथ ओल्ड रेस्क्यूड इंडियन वल्चर को सक्सेसफुली रिहैबिलिटेट किया गया और दोबारा रामद्रबेटा सेंचुरी के नेचुरल हैबिटेट में रिलीज किया गया। यह सक्सेसफुल रिलीज लोकल कंजर्वेशन इफेक्ट के एक बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल है। वाइल्ड लाइफ रिकवरी ऑपरेशन में आपका पीपल और एनिमल जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन होता है। इनके साथ मिलकर काम करना रेस्क्यू को इफेक्टिव बनाता है। वल्चर हमेशा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वाइटल बायोलॉजिकल स्क्वेंजर की तरह काम करता है। डेड एनिमल को स्कैवेज को कंज्यूम करता है और डेंजरस डिजीज को फैलाने में रोकता है। नेचर में इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। प्रोटेक्टेड सेंचुरी वल्चर के पॉपुलेशन में मेजर थ्रेट को बचाने के हेल्प करती है। इससे वेटरनिटी ड्रग जैसे डिफ्लोनेक, ये आप याद रखिएगा, डिफ्लोफेनेक के कारण होने वाली सेकेंडरी पॉइजनिंग रिस्क कम हो जाता है और उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंडियन वल्चर के जो पॉपुलेशन को सेव करने के लिए प्रोटेक्टेड सेंचुरी, एनजीओ, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन और रिहैबिटेट प्रोग्राम बहुत जरूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में रखने में डिजीज कंट्रोल के लिए वल्चर का डिफ्लोफेनिक पॉइजनिंग जैसे थ्रेट को बचाकर उनका कंजर्वेशन करना ह्यूमन और एनवायरमेंटल हेल्थ दोनों के लिए एसेंशियल है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, ओवर 10 किल्ड एज पावरफुल अटैक स्ट्राइक कोलंबिया। तो कोलंबिया में 7.4 मैग्नीट्यूड के एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक आया है, जो पिछले एक डिकेड 10 साल में यहाँ रिकॉर्ड किया है। सबसे बड़ा सिस्मिक इवेंट है। इससे पूरे रीजन में भारी तबाही मची है। इस नेचुरल डिजास्टर को कम करने में 111 लोगों से जान चल गई है और 78 लोगों की जख्मी हुई है। अर्थक्वेक से एक लैटिन अमेरिकन सिटीजन्स मैंने 70 को अफेक्ट हुई है। यूएस जियोपॉलिटिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ये अर्थक्वेक एपिसेंटर सैन जोस डेल पल्मर में था, जो कि
इस वजह से कोलंबिया की कैपिटल बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर वेस्ट की लोकेटेड है। आफ्टर शॉक सीक्वेंस में अर्थक्वेक का मेन जो लगभग आफ्टर शॉक के फील हुआ है। कोलंबियन जियोपॉलिटिकल समिट के मुताबिक इन शॉकवेव के इंटेंसिटी को मैग्नीट्यूड 2.8 से और 4.8 का रिकॉर्ड किया गया है। इस अर्थक्वेक के तेज धक्के पड़ोसी देशों में भी इक्वाडोर, पनामा तक महसूस किया गया है। हालांकि कोलंबिया के बॉर्डर के बाहर किसी बड़े स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं हुआ है। इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट और रेस्क्यू वर्कर कैली जैसे अफेक्टेड सिटी को डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि कोलैप्स बिल्डिंग के मलबे में दबे सर्वाइवर को सेफ बाहर निकाला जा सके। तो कंक्लूजन में देखेंगे, कोलंबिया में आया 7.4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक एक सेवियर डिजास्टर है जिससे भारी जान माल का नुकसान हुआ है। रीजनल इंपैक्ट और आफ्टर शॉक के बीच कैली जैसे सिटी में फास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर्वाइवर को बचाने और अफेक्टेड पीपल को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो आज के आर्टिकल खत्म होते हैं। जो आर्टिकल आप डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट थे, तो आप ये फिर से प्रोग्राम देख लीजिए। इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय